मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर तक हम डिस्कस कर चुके थे, बाजरे की खेती के बारे में डिस्कस किया था। आज हम इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे गेहूं की खेती के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट क्रॉप है, जेट आईसीआर एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है, 12th के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है स्टूडेंट्स, गेहूं को किंग ऑफ सीरियल्स, खाद्यान्न फसलों का राजा कहा जाता है। खाद्यान्न फसलों का राजा, गेहूं को खाद्यान्न फसलों का राजा कहा जाता है, किंग ऑफ सीरियल्स। किंग ऑफ सीरियल्स कहा जाता है। उसके अलावा विश्व में सर्वाधिक खाया जाने वाला अनाज है। विश्व में सर्वाधिक खाया जाने वाला अनाज, विश्व में सर्वाधिक खाया जाने वाला अनाज, भारत में सर्वाधिक चावल खाया जाता है और विश्व में सर्वाधिक गेहूं खाया जाता है। स्टेपल फूड ऑफ वर्ल्ड। ठीक है, विश्व में सर्वाधिक कौन सा अनाज खाया जाता है? गेहूं खाया जाता है। और भारत में सर्वाधिक खाया जाता है चावल। विश्व में दूसरा खाया जाने वाला अनाज है चावल, और भारत में दूसरा खाया जाने वाला अनाज है वो है गेहूं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये थे कुछ इसके दो अन्य नाम। अब बात करते हैं इसके वैज्ञानिक नाम की। वैज्ञानिक नाम क्या होता है इसका स्टूडेंट्स? वैज्ञानिक नाम है ट्रिटिकम एस्टिवम। ट्रिटिकम एस्टिवम, इसका वैज्ञानिक नाम है क्या है? ट्रिटिकम एस्टिवम। इसका कुल है ग्रेमिनी, वही कुल रहेगा क्योंकि ये खाद्यान्न फसलें ही चल रही है अपनी, या पोएसी या घासकुल। इसका उत्पत्ति स्थल है मध्य एशिया। मध्य एशिया के जो देश हैं उनको इसका उत्पत्ति स्थल माना जाता है। इसमें गुणसूत्र संख्या 2n बराबर 42 होती है, 60 गुणित होता है। पूछा जाता है खाया जाने वाला गेहूं कौन सा है, जिससे रोटी बनाकर खाते हैं वो कौन सा है? 60 गुणित गेहूं होता है। ठीक है, विश्व में सर्वाधिक खाया जाने वाला अनाज है, ये बता ही दिया मैंने आपको। इसमें प्रोटीन, ग्लूटीन नाम का प्रोटीन पाया जाता है। प्रोटीन 11 से 12% होता है, और प्रोटीन कौन सा पाया जाता है इसमें? ग्लूटीन पाया जाता है। स्टूडेंट्स, ग्लूटीन प्रोटीन के कारण ही जो रोटी बनाते हैं वो फूलती है। ठीक है, रोटी अच्छी किसके कारण बनती है? ग्लूटीन प्रोटीन के कारण इसमें अच्छी रोटी बनती है। इसमें कार्बोहाइड्रेट 62 से, कार्बोहाइड्रेट CHO लिख सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट 62 से 71% पाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट कितना पाया जाता है? 62 से 71% पाया जाता है। उत्पादन की बात करें इसकी, उत्पादन कहाँ कहाँ होता है? विश्व में इसका सर्वाधिक उत्पादन चीन में होता है। विश्व में इसका सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? चीन। भारत में इसका सर्वाधिक उत्पादन यूपी में होता है, उत्तर प्रदेश। भारत में इसका सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? यूपी में होता है। लेकिन जो उत्पादकता है वो पंजाब की है। उत्पादन तो यूपी में होता है और सर्वाधिक उत्पादकता किस राज्य की है? पंजाब की। उत्पादकता का मतलब प्रति हेक्टेयर होने वाला उत्पादन उत्पादकता कहलाता है। मतलब प्रति हेक्टेयर उत्पादन ज्यादा कहां पर होता है? पंजाब में। लेकिन ओवरऑल जो प्रोडक्शन होता है वो कौन से राज्य में होता है? उत्तर प्रदेश में। बात करते हैं राजस्थान की, तो राजस्थान में इसका उत्पादन श्री गंगानगर एवं हनुमानगढ़ जिले में ज्यादा होता है। श्री गंगानगर व हनुमानगढ़ जिले में ज्यादा होता है। ठीक है, समझ में आ गया? इसीलिए श्री गंगानगर को राजस्थान का अन्नागार कहा जाता है। ठीक है, अन्नागार कहा जाता है। समझ में आ गया स्टूडेंट्स? राजस्थान में, इसमें जयपुर में भी खेती होती है, अपने कोटा साइड में भी इसकी खेती होती है। ठीक है, भरतपुर साइड में भी होती है। ये था इसका उत्पादन के बारे में कि विश्व में इसका सर्वाधिक उत्पादन चीन में होता है, भारत में इसका सर्वाधिक उत्पादन उत्तर प्रदेश में, उत्पादकता पंजाब में, और इसका राजस्थान में इसका सर्वाधिक उत्पादन गंगानगर और हनुमानगढ़ में होता है। ठीक है, इसके अलावा ये LDP पौधा है, C3 प्लांट है, C3 पौधा एवं LDP है, लॉन्ग डे प्लांट है। जब परिपक्वन काल आता है इसका, जो लंबे दिनों की आवश्यकता होती है, वर्दी काल की अपेक्षा परिपक्वन काल में लंबे दिनों की आवश्यकता होती है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? LDP, लॉन्ग डे प्लांट बोला जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये था गेहूं का सामान्य परिचय के बारे में। अब बात करते हैं गेहूं के पुष्पक्रम की। पुष्पक्रम जो गेहूं का होता है उसको स्पाइक कहा जाता है।
स्पाइक, इसके पुष्पक्रम को क्या कहा जाता है? स्पाइक कहा जाता है। फल का प्रकार कैरियोप्सिस रहेगा इसका, फल का प्रकार कैरियोप्सिस, फल का प्रकार कैसा होता है? कैरियोप्सिस टाइप का फल का प्रकार होता है इसमें। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हो रहे हैं। गेहूं अनुसंधान निदेशालय कहां पर है, ये पूछा जाता है। गेहूं अनुसंधान, गेहूं परियोजना निदेशालय, सॉरी, गेहूं परियोजना निदेशालय, ये पूछा जाता है। गेहूं परियोजना निदेशालय करनाल हरियाणा में है, करनाल हरियाणा। गेहूं परियोजना निदेशालय कहां पर है? करनाल हरियाणा के अंदर है। इसमें अंकुरण प्रतिशत इसका है 85%। इसका अंकुरण प्रतिशत कितना है? 85%। इसमें जर्मिनेशन परसेंटेज होता है। अंकुरण प्रतिशत कितना होता है? 85%। ठीक है स्टूडेंट्स। इसके अलावा इसमें बोनेपन के लिए उत्तरदायी जीन कौन सा है? बोनेपन के लिए उत्तरदायी जीन, बोनेपन के लिए उत्तरदायी जीन नोरिन होता है। बोनेपन के लिए उत्तरदायी ड्वार्फ, रिस्पॉन्सिबल फॉर ड्वार्फनेस इन राइस, नोरिन। जैसे धान में बताया था डीजी वूजीन था, है ना, उसी प्रकार इसमें बोनेपन के लिए, छोटेपन के लिए उत्तरदायी जीन कौन सा होता है? नोरिन। और नोरिन 10 है, वो एक प्रथम बोनी किस्म है। बोनी किस्म है इसकी, जिसमें ये जीन काम में लिया गया, जिसका नाम है नोरिन, नोरिन 10। नोरिन 10 नाम की किस्म है जिसका विकास किया गया इस जीन के द्वारा। ठीक है। अब इसकी भारत में देखो, वैसे विश्व में कई जातियां उगाई जाती हैं, लेकिन अपन भारत की जातियों के बारे में बात करेंगे। भारत में इसकी 3 प्रकार की जातियां उगाई जाती है। गेहूं की भारत में कितने प्रकार की जातियां उगाई जाती हैं? 3 प्रकार की। भारत में 3 जातियां उगाई जाती है। भारत में मुख्यतः 3 जातियों का उत्पादन किया जाता है। देखो स्टूडेंट्स, कौन कौन सी जातियां हैं? सामान्य ब्रेड गेहूं, ट्रिटिकम एस्टिवम, ट्रिटिकम एस्टिवम सर्वाधिक उगाई जाने वाली जाति है, ये सबसे ज्यादा उगाई जाती है, ये ना। दूसरा है मार्कोनी, माक्रोनी, या माक्रोनी या ड्यूरम, माक्रोनी या ड्यूरम। इसका नाम है ट्रिटिकम ड्यूरम। इसका नाम क्या है? ट्रिटिकम ड्यूरम। ठीक है। और अगली जाती है इमर गेहूं। इमर गेहूं, जिसका वैज्ञानिक नाम है ट्रिटिकम डाइकोकम। तो स्टूडेंट्स, भारत में मुख्यतः 3 गेहूं की जातियां उगाई जाती है। तीनों गेहूं की जातियों में सर्वाधिक कौन सी उगाई जाती है? सामान्य ब्रेड, कॉमन ब्रेड गेहूं, जिससे रोटी बनाई जाती है, कौन सा है? ट्रिटिकम एस्टिवम, जो हेक्साप्लॉइड होता है, षटगुणित प्रकार का गेहूं होता है, जिससे अच्छे प्रकार की रोटी बनाई जाती है। तो ये 3 जातियां ध्यान में रखना है कि भारत में कौन कौन सी जातियां उगाई जाती हैं। ब्रेड गेहूं, सामान्य ब्रेड गेहूं, कॉमन ब्रेड गेहूं बोला जाता है जिसको, माक्रोनी या ड्यूरम जिसको बोला जाता है, एक होता है इमर गेहूं। ठीक है। इनके तीनों के वैज्ञानिक नाम में थोड़ा थोड़ा अंतर है, वो भी आप देख लेना। ठीक है। अब बात करते हैं इसकी जलवायु के बारे में, क्लाइमेट। देखो स्टूडेंट्स, ये एक रबी ऋतु की फसल है, आपको पता होना चाहिए। गेहूं एक रबी ऋतु की फसल है। रबी ऋतु का मतलब होगा ये ठंडे मौसम की आवश्यकता होगी, तो ये शीतोष्ण जलवायु का पौधा है। शीतोष्ण जलवायु में उगने वाला पौधा है। शीतोष्ण जलवायु में इसका उत्पादन आसानी से किया जा सकता है। अंकुरण के लिए 20 से 25 डिग्री सेल्सियस तापमान आवश्यक होता है। अंकुरण के लिए 20 से 25 डिग्री सेल्सियस तापमान आवश्यक होता है। परिपक्वन के लिए 14 से 15 डिग्री सेल्सियस तापमान आवश्यक होता है।
परिपक्वन के लिए, अंकुरण के लिए 20 से 25 डिग्री सेल्सियस तापमान आवश्यक होता है और परिपक्वन के लिए 14 से 15 डिग्री सेल्सियस तापमान जरूरी होता है। बात करते हैं मृदा की। मृदा किस प्रकार की चाहिए इसको? अच्छे जल निकास वाली बलुई दोमट या दोमट मृदा उपयुक्त मानी जाती है। बलुई दोमट या दोमट मृदा उपयुक्त मानी जाती है। इसका उपयुक्त पीएच मान 6 से 8.5 होता है। उपयुक्त पीएच मान 6 से 8.5। जिन मृदाओं का पीएच मान 6 से 8.5 के मध्य है, उन मृदाओं में गेहूं की खेती आसानी से की जा सकती है। ठीक है, बात करते हैं इसकी किस्मों की। इंपॉर्टेंट है, किस्में कौन कौन सी है। देखो, जो हरित क्रांति हुई थी, हरित क्रांति में सबसे ज्यादा योगदान था गेहूं का। ठीक है, गेहूं और चावल दोनों का योगदान था। पूछा जाता है हरित क्रांति से संबंधित दो फसलों कौन कौन सी है? गेहूं और चावल, जो खाद्यान्न फसलें, किसमें कौन कौन सी है? वेराइटीज। देखो स्टूडेंट्स, किसमें अलग अलग सीरीज में आएगी। सबसे पहले राज सीरीज की बात करते हैं। राज, ठीक है, राज 1482, 3077, राज 1482, राज 3077, राज 3765, राज 3765, राज 4038, राज 38 नहीं 83, राज 4083, कोमा राज 4120, राज 4120, राज 3777, राज 3777, राज 1555। ये राज सीरीज की किस्में, ध्यान रखना, ये एक ही किस्म का नाम नहीं है या इन किस्मों के नाम इतना ही नहीं है, इनमें भी सभी किस्मों के आगे राज जुड़ेगा। राज 1482, राज 3077, राज 3765, राज 4083, राज 4120, राज 3777, राज 1555। ठीक है, दूसरी सीरीज है एचडी सीरीज। एचडी सीरीज में कौन कौन सी किस्में? देखो 2329, राज 2329, सॉरी एचडी 2329, एचडी 2687, फिर है एचडी 2009, इंपॉर्टेंट एचडी 2009, जिसका नाम है अर्जुन, जिसको अर्जुन भी कहा जाता है। पूछा जाता है अर्जुन किस किस्म का नाम है? एचडी 2009 किस्म का नाम है। एक है एचडी 2967, एक किस्म है एचडी 2967, ये किस्में है एचडी सीरीज की। अगली है पीबीडब्ल्यू, पीबीडब्ल्यू 373, 373, ठीक है, डब्ल्यूएच 147, 147, फिर है जीडब्ल्यू 173, जीडब्ल्यू 173, जीडब्ल्यू 273, ये किसमें? जीडब्ल्यू सीरीज वाली। ठीक है, फिर है एचआई वाली, किस एचआई सीरीज वाली, एचआई सीरीज में आएगी 8498, 8498, 1544, 8381, 1544, 8381, 1077, 1077, उसके अलावा 617, जिसका नाम सुजाता भी है। ठीक है, ये किसमें है? एचआई सीरीज वाली। देखो ये राज सीरीज है, ये एचडी, यहाँ पर पीडब्ल्यू पीबीडब्ल्यू की एक किस्म है, फिर डब्ल्यूएच की एक किस्म है, फिर जीडब्ल्यू की दो किस्में, एचआई वाली ये 5 या 6 किस्में। ठीक है स्टूडेंट्स, ये 30 की किस्में, 2-3 किस्में और है। एक लोकवन किस्म है सबसे इंपॉर्टेंट, सोनालिका किस्म है, नाम सुने हुए। कल्याण सोना किस्म होती है, पुरानी किस्में ही है। सोनारा 64 किस्म है, ये पुरानी किस्में, इनको भी याद कर लेना। ठीक है, बोर्ड एग्जाम में किस्मों में से एक क्वेश्चन आता है, 4 किस्में पूछी जाती है उसमें, है ना, 4 किस्मों के नाम याद करने होते हैं। और जो भी कम्पिटेटिव एग्जाम है वहां पर कई किस्मों से कहीं भी किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आ सकता है, कोई भी किस्म को पूछा जा सकता है ये किस्म किसकी है। बात करते हैं इसके बीज दर के बारे में। ठीक है, बीज दर कितनी जरूरी है? सीड रेट,
बीज दर। देखो स्टूडेंट्स, सामान्य या जो सिंचित इलाके हैं जहां पर समय पर अपन बुआई करते हैं, उन क्षेत्रों में इसकी बीज 100 किलो बीज पर्याप्त होता है 1 हेक्टेयर के लिए। कितना बीज पर्याप्त होता है? 100 किलो बीज पर्याप्त होता है 1 हेक्टेयर के लिए। लेकिन जो असिंचित क्षेत्र है, असिंचित या लवणीय क्षेत्र है, असिंचित या लवणीय क्षेत्रों में 125 किलो बीज आवश्यक होता है प्रति हेक्टेयर, 125 केजी पर हेक्टेयर। 125 किलो बीज प्रति हेक्टेयर आवश्यक होता है। डिबलर विधि के द्वारा यदि आप बुआई कर रहे हो, डिबलर एक बुआई करने का यंत्र होता है, डिबलर विधि के द्वारा यदि बुआई कर रहे हो तो 30 से 40 किलो बीज आवश्यक होता है प्रति हेक्टेयर। 30 से 40 किलो बीज प्रति हेक्टेयर आवश्यक होता है। अब बात करते हैं इसके बीजोपचार की। ये थी बीज दर, अलग अलग जगह के लिए अलग अलग आवश्यक होगी। अगला है बीजोपचार, सीड ट्रीटमेंट। बीजोपचार, देखो स्टूडेंट्स, बीजोपचार के लिए ईयर कोकल डिजीज होती है इसमें निमेटोड के द्वारा। ईयर कोकल, ईयर कोकल के नियंत्रण के लिए 20% नमक के घोल में डालना चाहिए। ईयर कोकल के नियंत्रण के लिए 20% नमक के घोल से उपचारित करना चाहिए बीजों को। 20% नमक के घोल में 24 घंटे तक डाला जाता है और बाद में उसकी बुआई की जाती है। उसके अलावा कवकजनित रोगों के नियंत्रण के हेतु 2.5 ग्राम थायरम लेते हैं काम में। यदि थायरम नहीं है तो 2 ग्राम कार्बेंडाजिम प्रति किलो बीज को उपचारित करने की दर है ये। 2 ग्राम कार्बेंडाजिम, 2.5 ग्राम मेनकोजेब, 2.5 ग्राम मेनकोजेब, 2.5 ग्राम मेनकोजेब, 6 से 10 ग्राम ट्राइकोडर्मा, 6 से 10 ग्राम ट्राइकोडर्मा। ठीक है। उसके अलावा जो जैव उर्वरक है वो उसमें पीएसबी, फॉस्फेट सोल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया व एजिडोबैक्टर काम में लेते हैं। पीएसबी और एजिडोबैक्टर को जैव उर्वरक के रूप में काम में लिया जाता है। तो इस प्रकार इसका बीजोपचार किया जाता है। ईयर कोकल डिजीज यदि हुई है तो 20% नमक के घोल से उपचारित करेंगे। कवकजनित रोगों के नियंत्रण के लिए प्रति किलो बीज को 2.5 ग्राम थायरम, 2 ग्राम कार्बेंडाजिम या 2 ग्राम, इन तीनों में से एक। ये नहीं कि तीनों दवाओं का उपयोग करना, तीनों में से एक, क्योंकि तीनों दवाएं कवकनाशी हैं। तीनों में से एक कवकनाशी आपको काम में लेना प्रति किलो बीज को उपचारित करने के लिए। उसके अलावा 6 से 10 ग्राम ट्राइकोडर्मा काम में लेते हैं। ठीक है। उसके अलावा जैव उर्वरक के रूप में पीएसबी, फॉस्फेट सोल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया, फास्फोरस विलेयकारी जीवाणु बोला जाता है इसको, फास्फोरस विलेयकारी जीवाणु, फास्फोरस विलेयकारी जीवाणु, फॉस्फेट सोल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया और एजिडोबैक्टर। स्टूडेंट ठीक है। तो ये थी इसकी बीजोपचार के बारे में। बात करते हैं इसका बुआई का समय और बुआई करने की विधि। बुआई का समय, टाइम ऑफ सोइंग। देखो शीतकालीन फसल है तो इसका बुआई का समय अक्टूबर नवंबर रहता है। इसका बुआई का समय है अक्टूबर नवंबर, अक्टूबर नवंबर। ठीक है। अक्टूबर नवंबर में इसकी बुआई की जाती है। उसके अलावा इसमें जो L/L है वो 22.5 सेंटीमीटर रखी जाती है। पूछा जाता है 22.5 सेंटीमीटर। P/B 10 से 12 सेंटीमीटर रखी जाती है, 10 से 12 सेंटीमीटर। उसके अलावा इसकी गहराई, बीज की गहराई 3 से 5 सेंटीमीटर बीज को गहरा होना चाहिए। 3 से 5 सेंटीमीटर गहराई रखनी चाहिए बोते समय। ये थी इसकी बुआई का समय और ये इसकी दूरी, डिस्टेंस। L/L 22.5 सेंटीमीटर। ठीक है। पूछी गई है कई बार, गेहूं में पंक्ति से पंक्ति या कतार से कतार की दूरी क्या रखी जाती है? 22.5 सेंटीमीटर रखी जाती है। पौधे से पौधे की दूरी 10 से 12 सेंटीमीटर और गहराई, जो बीज की गहराई होती है वो 3 से 5 सेंटीमीटर गहराई रखी जाती है। अगला है इसका खाद एवं उर्वरक, मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। खाद एवं
उर्वरक, मेन्योर एंड फर्टिलाइजर। देखो स्टूडेंट्स, खाद्य उर्वरक में सबसे पहले आएगा FIM 15 से 20 टन आवश्यक होता है। FIM कितना आवश्यक होता है? 15 से 20 टन प्रति हेक्टेयर आवश्यक होता है। नाइट्रोजन चाहिए इसमें 100 से 120 किलो। नाइट्रोजन कितना चाहिए? 100 से 120 किलो। फास्फोरस 30 से 40 किलो, फास्फोरस 30 से 40 किलो और पोटेशियम 30 किलो प्रति हेक्टेयर आवश्यक होता है। ये मात्रा प्रति हेक्टेयर 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल के लिए आवश्यक होती है। नाइट्रोजन 100 से 120 किलो, फास्फोरस 30 से 40 किलो और पोटेशियम 30 किलो प्रति हेक्टेयर आवश्यक होता है। बात करते हैं इसकी सिंचाई की। अगला पॉइंट है सिंचाई, इरिगेशन। सिंचाई, देखो स्टूडेंट्स, सिंचाई में गेहूं को लगभग 6 से 8 सिंचाइयों की आवश्यकता होती है। 6 से कुल 6 से 8 सिंचाइयों की आवश्यकता होती है। गेहूं को कुल 6 से 8 सिंचाइयों की आवश्यकता होती है। कौन कौन सी सिंचाइयां जो क्रांतिक अवस्थाएं हैं उन पर करनी पड़ती है? कौन कौन सी? जैसे पहली सिंचाई, फर्स्ट इरिगेशन। पहली सिंचाई कब करते हैं? देखो मैं बता देता हूं। CRI अवस्था पर, ताजमूल अवस्था, CRI का नाम है पूरा क्राउन रूट इनिशिएशन। CRI अवस्था बुआई के कब आती है? 21 दिन बाद। बुआई के 21 दिन बाद आती है। पूछा जाता है क्वेश्चन, गेहूं की प्रमुख क्रांतिक अवस्था कौन सी है? CRI है। क्राउन रूट इनिशिएशन हिंदी में ताजमूल अवस्था बोला जाता है, या सीड्स जड़ निकलते समय बोला जाता है, बुआई के 21 दिन बाद आती है। दूसरी सिंचाई, सेकंड, दूसरी सिंचाई की जाती है फुटान के समय, बूटिंग स्टेज। फुटान के समय, बूटिंग स्टेज पर, ठीक है। तीसरी सिंचाई की जाती है गांठ बनते समय, थर्ड, गांठ बनते समय, जो गांठें बनती है तने पर उसको गांठ बनते समय, टिलरिंग स्टेज। ठीक है। चौथी सिंचाई की जाती है बाली बनते समय, ईयर इमरजेंस, फोर्थ, बाली बनते समय, ईयर इमरजेंस। ठीक है। नेक्स्ट है फिफ्थ सिंचाई की जाती है दूधिया अवस्था पर, दाने की दूधिया अवस्था, मिल्किंग स्टेज। और छठी और अंतिम सिंचाई है वो दाना परिपक्व होते समय की जाती है, दाना पकते समय, दाना परिपक्व होते समय की जाती है, मैच्योरिटी या डॉट स्टेज, मैच्योर स्टेज। डॉट स्टेज। ठीक है। तो ये था स्टूडेंट्स इसकी क्रांतिक अवस्थाओं के बारे में। क्रांतिक अवस्थाएं मुख्य 6 क्रांतिक अवस्थाएं हैं। इन क्रांतिक अवस्थाओं के नाम लिखा दिए मैंने। इन क्रांतिक अवस्थाओं पर सिंचाई करना अति आवश्यक होता है। ठीक है। बात करते हैं इसके खरपतवार नियंत्रण के बारे में। खरपतवार नियंत्रण स्टूडेंट्स, इसमें बहुत सारे खरपतवार उगते हैं, जैसे जंगली जई है, बथुआ है, गेहूंसा, दूब घास उगता है। ये सारी चीजें इसमें खरपतवार होती है। खरपतवार नियंत्रण, देखो इसमें चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार उगते हैं कई, तो चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों के नियंत्रण के लिए 2,4-D काम में लेते हैं। चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों के नियंत्रण हेतु चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों के नियंत्रण हेतु 2,4-D 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक अम्ल को काम में लिया जाता है। ठीक है। उसके अलावा एक इसमें नकलची खरपतवार उगता है, गेहूंसा। क्या उगता है? गेहूंसा। गेहूंसा एक नकलची खरपतवार है इसका।
नकलची खरपतवार, खरपतवार वाले चैप्टर में मैंने पढ़ाया था, नकलची खरपतवार वो खरपतवार होते हैं जिनकी बाह्य आकार की फसल के पौधों के समान होती है, जिनको अपन देख के पता नहीं लगा सकते कि ये खरपतवार का पौधा है या फसल का पौधा है। ठीक है, तो नकलची खरपतवार है। गेहूंसा से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, वो मैं बता देता हूं यहाँ पर कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं। गेहूंसा का वैज्ञानिक नाम फेलेरिस माइनर है, फेलेरिस माइनर। गेहूंसा का वैज्ञानिक नाम क्या है? फेलेरिस माइनर। इसके अन्य नाम भी है, इसको गेहूं का मामा या गुल्ली डंडा भी कहा जाता है। जेड के अंदर आए हुए क्वेश्चन नहीं है। गुल्ली डंडा किस खरपतवार को कहा जाता है? गेहूंसा को कहा जाता है। किस में उगता है? गेहूं में उगता है। ठीक है, इसका फेलेरिस माइनर वैज्ञानिक नाम है, इसका कुल है ग्रेमिनी। इसका कुल क्या है? ग्रेमिनी। ठीक है, इसका परीक्षण भार कितना होता है? 2 ग्राम होता है। परीक्षण भार होता है इसका 2 ग्राम। 100 बीजों का इसके भार होता है 2 ग्राम। ठीक है स्टूडेंट्स, इसका नियंत्रण आइसोप्रोट्यूरॉन, इसके नियंत्रण के लिए आइसोप्रोट्यूरॉन, इसके नियंत्रण के लिए आइसोप्रोट्यूरॉन तथा सल्फोसल्फ्यूरॉन को काम में लिया जाता है। सल्फोसल्फ्यूरॉन को काम में लिया जाता है। ठीक है, आइसोप्रोट्यूरॉन को पहले काम में लिया जाता था, आजकल आइसोप्रोट्यूरॉन के प्रति ये सहनशील हो गए हैं, इसलिए आजकल इसकी जगह सल्फोसल्फ्यूरॉन का उपयोग किया जाता है। अब बात करते हैं इसके कीटों के बारे में, कीट और रोगों के बारे में। अगला पॉइंट है कीट, इंसेक्ट। पहला कीट स्टूडेंट्स इसमें दीमक। दीमक का प्रकोप गेहूं में बहुत ज्यादा होता है, टर्माइट का। ठीक है, दीमक का प्रकोप ज्यादा होता है, इसलिए दीमक के नियंत्रण के लिए क्लोरोपाइरीफॉस का काम में लिया जाता है। ठीक है, दीमक जड़ों को नुकसान पहुंचाती है और दीमक के नियंत्रण के लिए क्लोरोपाइरीफॉस का छिड़काव करना चाहिए दीमक के नियंत्रण के लिए। ठीक है, उसके अलावा एक और कीट होता है तनाछेदक, तने में छेद करता है ये तनाछेदक। इसके नियंत्रण के लिए मोनोक्रोटोफॉस काम में लेते हैं, मोनोक्रोटोफॉस नामक कीटनाशी को काम में लिया जाता है, क्लोरोपाइरीफॉस और मोनोक्रोटोफॉस। ठीक है, दीमक जड़ों को नुकसान पहुंचाता है और तनाछेदक तने को नुकसान पहुंचाता है, स्टेम बोरर। अब अगला इंपॉर्टेंट रोग। गेहूं में कौन कौन से रोग लगते हैं? गेहूं में सबसे पहला रोग एंड सबसे इंपॉर्टेंट रोली रोग, रस्ट डिजीज। रोली रोग, देखो स्टूडेंट्स, रोली रोग एक कवकजनित रोग है और गेहूं में 3 प्रकार का रोली रोग होता है। कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का रोली रोग होता है। पहला काली रोली, ब्लैक रस्ट। अलग अलग इनके पैथोजन है। काली रोली, ब्लैक रस्ट। काली रोली जो रोग है वो पक्सीनिया ग्रेमिनिस ट्रिटिसाई नामक कवक के द्वारा होता है। पक्सीनिया ग्रेमिनिस ट्रिटिसाई, पक्सीनिया ग्रेमिनिस ट्रिटिसाई नामक कवक के द्वारा यह काली रोली रोग होता है। जेड के लिए इंपॉर्टेंट है सारे के सारे। दूसरा है भूरी रोली, ब्राउन रस्ट। भूरी रोली रोग या ब्राउन रस्ट। ठीक है, पक्सीनिया रिकॉन्डिटा इसका कवक है पक्सीनिया रिकॉन्डिटा। ठीक है, इसके द्वारा कौन सा रोग होता है? भूरी रोली रोग। अगला है पीली रोली, येलो रस्ट। येलो रस्ट, पक्सीनिया स्ट्राइफॉर्मिस। ये स्टूडेंट्स गेहूं में 3 प्रकार का रोली रोग होता है। रस्ट डिजीज 3 प्रकार की होती है, काली रोली रोग,
भूरी रोली और पीली रोली। काली रोली जो होता है उसको ब्लैक रस्ट बोला जाता है, भूरी रोली को ब्राउन रस्ट और पीली रोली को येलो रस्ट बोला जाता है। ब्लैक रस्ट जो होता है, सॉरी ये ब्लैक है, ब्लैक रस्ट जो होता है वो पक्सीनिया ग्रेमिनिस ट्रिटिसाई नामक कवक के द्वारा फैलाया जाता है। भूरी रोली रोग पक्सीनिया रिकोंडिटा नामक कवक के द्वारा फैलाया जाता है। पीली रोली रोग पक्सीनिया स्ट्राइफॉर्मिस नामक कवक के द्वारा फैलाया जाता है। ये अलग अलग रोली वाले जो नाम है ये अलग अलग पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने अलग अलग लिखाए हैं आपको, ठीक है। एक इनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन और है, भारतीय रोली का पितामह केसी मेहता को कहा जाता है? भारतीय रोली का पितामह भारतीय रोली का पितामह किसे कहते हैं? केसी मेहता को। भारतीय रोली का पितामह पूछा जा सकता है, भारतीय रोली का पितामह किस वैज्ञानिक को कहा जाता है? किसको कहा जाता है? केसी मेहता को कहा जाता है, ठीक है। ये था पहला रोग स्टूडेंट्स, कवक जनित रोग। अगला रोग है अपना अनावृत कंडवा रोग, लूज स्पॉट ऑफ व्हीट। अनावृत कंडवा रोग, लूज स्पॉट ऑफ व्हीट। अनावृत कंडवा रोग ये भी एक कवक जनित रोग है। अस्टिलेगो न्यूडा नामक कवक के द्वारा होता है। अस्टिलेगो न्यूडा नामक कवक के द्वारा होता है। अस्टिलेगो न्यूडा नामक कवक के द्वारा होता है। यह अंतःबीजोड़ रोग है, इंटरनली सीड बोर्न डिजीज है। अंतःबीजोड़ रोग, बीज के अंदर इसके स्पोर पाए जाते हैं, क्योंकि मैंने कहा था कि जो कंड रोग कंडवा रोग होता है, जैसे जवार में पढ़ाया था आपको, बाजरी में पढ़ाया था, तो उसके अंदर बीज के अंदर भूरे और काले रंग का पाउडर भर जाता है, तो ये अंतःबीजोड़ रोग है, इंटरनली सीड बोर्न डिजीज है। इंटरनली सीड बोर्न डिजीज, इंटरनली सीड बोर्न डिजीज है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अनावृत कंडवा रोग भी एक कवक जनित रोग है जिसमें दाने में भूरे और काले रंग का पाउडर भर जाता है। रस्ट रोग में क्या होता है? रस्ट रोग में पूरे पौधे के वानस्पतिक भागों पर सफेद रंग का या काले रंग के जगह जगह, भूरे रंग के जगह जगह जो जुड़ा हुआ भाग है वहां पर फंगस ग्रोथ हो जाती है, कवक की ग्रोथ हो जाती है, वृद्धि हो जाती है, ठीक है। अगला रोग है करनाल बंट, जो सर्वप्रथम करनाल में देखा गया था, करनाल बंट। तीसरा रोग करनाल बंट। करनाल बंट रोग है, यह भी एक कवक जनित रोग है, ठीक है। निवोसिया इंडिका नामक कवक के द्वारा होता है। निवोसिया इंडिका नामक कवक के द्वारा ये फैलाया जाता है। इसको सर्वप्रथम 1930 में मित्रा नामक वैज्ञानिक ने करनाल हरियाणा में देखा। करनाल हरियाणा में देखा। सर्वप्रथम कहां देखा गया इसको? 1930 में मित्रा नामक वैज्ञानिक ने करनाल हरियाणा में देखा, इसलिए इसका नाम पड़ गया करनाल बंट, ठीक है स्टूडेंट्स। ये भी एक कवक जनित रोग है। अब इसमें दो और रोग होते हैं, दो सूत्रकृमि जनित रोग है, उनके नाम भी देख लो। पहला है गेहूं का सेहूं या गेंगला रोग। गेहूं का सेहूं या जिसको गेंगला रोग भी बोला जाता है। गेहूं का सेहूं या गेंगला रोग, ठीक है। एंग्यूना ट्रिटिसाई नामक सूत्रकृमि के द्वारा होता है, निमेटोड के द्वारा। निमेटोड से होने वाले डिजीज है ये। दो डिजीज होती है इसमें, एक तो गेहूं का सेहूं रोग होता है और गेहूं का मोलिया रोग होता है। अगला है गेहूं का मोलिया रोग।
जौ में भी होता है ये रोग, मोलिया रोग, गेहूं का मोलिया रोग, मोलिया डिजीज ऑफ व्हीट, हिट्रोडेरा एविनी नामक सूत्रकृमि द्वारा होता है। हिटेरोडेरा एविनी नामक सूत्रकृमि द्वारा होता है। हिटेरोडेरा एविनी नामक सूत्रकृमि द्वारा होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये ध्यान में रखना है। ये 5-6 प्रकार के रोग है इसमें। पहला रोली रोग था, दूसरा अनावर्त कंडवा रोग था, तीसरा था करनाल बंट, चौथा है गेहूं का सेहू रोग और 5वां गेहूं का मोलिया रोग। ये इसके प्रमुख रोग थे। इनके बारे में जो भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो सारे के सारे मैंने बता दिए। लास्ट इसका हेडिंग है उपज। 50 से 60 क्विंटल प्रति हेक्टेयर उपज प्राप्त होती है। अच्छी जो नस्ल किस्में हैं उनकी 50 से 60 क्विंटल उपज प्रति हेक्टेयर प्राप्त होती है। तो स्टूडेंट्स, अपन ने 5 खाद्यान्न फसलों के बारे में पढ़ लिया है। सबसे पहले अपन ने पढ़ा था धान की खेती के बारे में, फिर मक्के की खेती के बारे में, फिर जवार की खेती के बारे में, फिर बाजरे की खेती के बारे में, और अब अपन ने इस सेशन में अपन ने पढ़ लिया गेहूं की खेती के बारे में। अंतिम अपनी खाद्यान्न फसल बची है जिसकी डिटेल अपन अगले सेशन में बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर।